हाय स्टूडेंट, मैं सुंदरपाल ब्रॉड, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी। हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जनन की प्रोसेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पीछे का जो वीडियो था वो मेगास्पोरोजेनेसिस पर था, और मेगास्पोरोजेनेसिस जो था उसका जो अंतिम रिजल्ट था उसमें अपने पहुंचे थे कि एक क्रियाशील गुरु बीजाणु जो है उसका निर्माण हो गया था। यानी कि एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर और ओव्यूल की स्ट्रक्चर के अंदर एक क्रियाशील गुरु बीजाणु लास्ट में रहा था। अब हम आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस, गुरु युग्मक जनन। तो जो गुरु युग्मक जनन है ना, गुरु युग्मक जनन की प्रोसेस वहीं से शुरू होगी जहाँ से हमने मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को छोड़ा था। यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस थी उसको हमने वहाँ छोड़ा था जहाँ पर क्रियाशील गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ था। तो अब क्रियाशील गुरु बीजाणु का जो निर्माण हुआ था, क्रियाशील गुरु बीजाणु के निर्माण से आगे की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जो है वो कहलाएगी मेगा गैमेटोजेनेसिस, गुरु युग्मक जनन। और गुरु युग्मक जनन के बाद एक कंप्लीट जो ओव्यूल की हमने स्ट्रक्चर देखी थी, जिसके अंदर सभी प्रकार की 7 कोशिका और 8 केंद्रक बने थे, वो बन जाते हैं। तो 7 कोशिका 8 केंद्रक युक्त कंप्लीट जो बीजांड हैं उसका जो निर्माण होगा एक क्रियाशील गुरु बीजाणु से, उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मेगा गैमेटोजेनेसिस या गुरु युग्मक जनन कहेंगे। डायग्राम जो बने हुए हैं उस डायग्राम के थ्रू ही मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिए, आप जरूर मेगा गैमेटोजेनेसिस है उसकी प्रोसेस को समझ जाएंगे। ये डायग्राम जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे डायग्राम जो हैं ये कंप्लीट मेगा गैमेटोजेनेसिस को दर्शा रहे हैं। अब देखिए, मेगा गैमेटोजेनेसिस की शुरुआत मैं वहीं से कर रहा हूँ, एक क्रियाशील जो गुरु बीजाणु हैं उससे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गुरु युग्मक जनन जो होता है ना, गुरु युग्मक जनन के दौरान सबसे पहले जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है वो क्या करेगा? न्यूसिलस, स्क्रीन पे देखिए आप, न्यूसिलस दिखाई दे रहा है, यानी कि भ्रूणपोष, भ्रूणपोष से भोजन प्राप्त करेगा। भ्रूणपोष से भोजन प्राप्त करके क्या करेगा? अपने आकार में वृद्धि करेगा। अब आकार में वृद्धि करता हुआ उसको दिखाया गया है। और उसके पश्चात क्या करेगा? वह अपने जो मातृ केंद्रक हैं उसमें समसूत्री विभाजन से 2 केंद्रकों का निर्माण करेगा। अब देखो, आपके डायग्राम के अंदर जो गुरु बीजाणु दिखाई दे रहा है ना, उस गुरु बीजाणु को मैंने बाहर निकाला है, ठीक है? उसके अंदर एक केंद्रक दिख रहा है। तो जो गुरु बीजाणु जो है ना, उसको बाहर निकाल करके गुरु बीजाणु के अंदर आगे निरंतर क्या परिवर्तन होते हैं उसको कंटिन्यू डायग्राम में आप देखते जाइए। तो पहले, सबसे पहले क्या होगा? गुरु बीजाणु जो है उसका जो मातृ केंद्रक है उसमें समसूत्री विभाजन से 2 केंद्रकों का निर्माण होगा। देखो, गुरु बीजाणु है उसके अंदर 2 केंद्रकों का निर्माण हो रहा है। पहले देखो, एक ग्रीन कलर का आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, उसके अंदर विभाजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन से क्या बन रहे हैं? 2 केंद्रकों का निर्माण हो रहा है। अब दोनों केंद्रक क्या करेंगे? दोनों केंद्रक फिर विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करेंगे। देखो, दिखाया जा रहा है जो नीचे जो डायग्राम है उसके अंदर, कि जो ग्रीन कलर के जो 2 केंद्रक हैं उनमें ऊपर रेड कलर का एक जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है, एक नीचे की तरफ रेड कलर का तीर का निशान दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गुरु बीजाणु के अंदर जो केंद्रक है इसका, गुरु बीजाणु का, उसके अंदर विभाजन हुआ, 2 केंद्रक बने, एक विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करेंगे, जिसमें प्रत्येक ध्रुव पर केंद्रक फिर 2 बार समसूत्री विभाजन करेगा। विपरीत ध्रुवों की तरफ पहुंच जाएंगे और विपरीत ध्रुवों की तरफ पहुंचने के बाद फिर 2 बार समसूत्री विभाजन करेगा। तो 2 बार समसूत्री विभाजन करने के बाद क्या हो जाएंगे? 4 केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। 4 केंद्रक निर्माण हो जाएंगे ध्रुवों पर, यानी कि 4 तो एक अलग ध्रुव पर और 4 जो है विपरीत ध्रुव पर। ये जो होते हैं उनको कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। इन केंद्रकों को क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। जैसे वापस समझो आप, जैसे ये गुरु बीजाणु है, ये क्या है? ये गुरु बीजाणु था, गुरु बीजाणु को हमने बाहर दिखाया है, ये गुरु बीजाणु। इसके अंदर ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है वो इसका केंद्रक है, जिसको मातृ केंद्रक कह दिया। अब इस मातृ केंद्रक में क्या हुआ? समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन से ये 2 ग्रीन कलर के
न्यूक्लियस बन गए। दोनों जो न्यूक्लियस बने, ये न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर गमन कर रहे हैं। विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हुए ये हो गए इनके विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करके विपरीत ध्रुवों की तरफ पहुंच गए। अब इसमें क्या होता है कि 2 बार समसूत्री विभाजन होता है, तो 2 से पहले 4 बनेंगे और 4 से कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। ये 8 जो होते हैं, ये 4 तो एक ध्रुव की तरफ और 4 दूसरे ध्रुव की तरफ बन जाएंगे। ये जो 4 जो है ना, इनको कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। 4 ध्रुवीय केंद्रक एक साइड और 4 एक साइड बन जाएंगे। अब इन जो 4 ध्रुवीय केंद्रक हैं, प्रत्येक ध्रुव पर उपस्थित जो 4 केंद्रक जो है ना, इन 4 केंद्रकों में से कोई भी एक केंद्रक केंद्र की ओर गमन करके मध्य क्षेत्र में पहुंच जाता है। केंद्र की ओर गमन करेगा और मध्य क्षेत्र में पहुंच जाएगा एक एक केंद्रक। जैसे मान लीजिए ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक जो मैंने थोड़ा ब्लू दिखाई दे रहा है डार्क कलर के, ये एक ऊपर वाले ध्रुवों से, एक नीचे वाले ध्रुवीय केंद्रकों से, यानी कि एक एक आ गए। तो एक एक जो केंद्रक जो होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, केंद्र में आ जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं। जैसे ये दिखाई दे रहे हैं, ये सेंटर में आ गए। तो एक एक तो यहाँ पर सेंटर में आ गए, तो बाकी 3 क्या रह गए, बाहर की तरफ रह गए। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक ध्रुव पर उपस्थित 4 केंद्रकों में से कोई सा भी एक एक केंद्र की तरफ आ जाएगा, मध्य क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार प्रत्येक ध्रुव पर फिर कितने रह जाते हैं, 3 केंद्रक रह जाते हैं और 2 मध्य जो होते हैं मिडिल के अंदर व्यवस्थित हो जाते हैं। अब देखो आगे, अब जो है ना अंत में इन पर सेल फॉर्मेशन होगा, भित्ति निर्माण जिसको बोलते हैं, सेल फॉर्मेशन होता है। और सेल फॉर्मेशन से कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, फिर 7 कोशिका बन जाएगी। यानी कि 3 कोशिका तो ऊपर की तरफ बन जाएगी, 3 कोशिका नीचे की तरफ बन जाएगी, एक बीच में बन जाएगी। इस प्रकार भित्ति निर्माण से 7 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें 3 कोशिकाएं जो होती है ना, जो ऊपर की तरफ बनेंगे ना, उसको तो कह देंगे हमें, जो चिल्लिजा की तरफ बनेंगी उनको तो कह देंगे हमें प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल। ये देखो ऐसी इस डायग्राम में लास्ट का डायग्राम है, इसके अंदर जो चिल्लिजा भाग हैं, ये ऊपर वाला भाग जो चिल्लिजा होता है, चिल्लिजा की तरफ जो बनेंगी उसको कोशिकाओं क्या कह देंगे हमें, प्रतिमुखी कोशिकाएं कह देंगे या एंटीपोडल सेल कह देंगे। और माइक्रोपाइल वाला भाग है, जो बीजांड द्वार वाला भाग है, वहाँ पर 3 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 3 कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसमें बीच वाली जो कोशिका होती है वो तो उसको तो क्या कहते हैं, हमें एग सेल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एग सेल। और जो दोनों तरफ जो कोशिकाएं होती है उसको क्या कहते हैं, हमें सहायक कोशिका कहते हैं। अब एक एग सेल और 2 सहायक कोशिकाएं, एक एग सेल और 2 सहायक कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, अंड समुच्चय का। अंड समुच्चय जो है एग एपरेटस, उसका निर्माण कर लेती है। और बीच में जो 2 ध्रुवीय केंद्रक आकर के इकट्ठे हो गए उसको हम बोलते हैं n+n दिखा रखा है ना, ये आगे इनको कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। और जो सेल बन गई बीच में, उस सेल को क्या बोल देते हैं, हमें केंद्रीय कोशिका बोल देते हैं। तो 7 कोशिका बन गई और इसके अंदर 8 केंद्रक हो गए। तो अंत में मध्य क्षेत्र में बड़े आकार की जो कोशिकाएं होती है ना, वो एक साफ कोशिका दिखाई देती है जिसके अंदर 2 केंद्रक होते हैं, और उसमें द्वितीय केंद्रक हम कह सकते हैं, द्वितीय केंद्रक की उपस्थिति होती है, उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। इस प्रकार उत्पन्न जो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय कोशिकाओं के जो भ्रूणकोश बन गया, इस भ्रूणकोश को मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें मादा युग्मक के रूप में अंड कोशिका उपस्थित होती है। मादा युग्मकोद्भिद कहेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। और इसमें यानी कि जो फीमेल है, फीमेल गैमेट के रूप में क्या हो जाएगी, बीच के अंदर जो एग सेल जो हैं, जो नीचे जो हैं, उसके अंदर एग सेल रिप्रेजेंट करती है उस चीज़ को। इस प्रकार का जो भ्रूणकोश है वो विकास की हम यदि दृष्टि से देखें तो एक गुरु बीजाणु से निर्माण हो रहा है इसका जो पूरा जो भ्रूणकोश है, इस भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं होंगी, इस भ्रूणकोश के अंदर 7 कोशिकाएं होंगी और 8 केंद्रक बन गए। तो इस प्रकार का जो भ्रूणकोश है, पूरे जो भ्रूणकोश का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, शुरू में हम क्या लेकर के चले थे, एक गुरु बीजाणु लेकर के चले थे। तो इस प्रकार के भ्रूणकोश का निर्माण जो एक गुरु बीजाणु से होता है, अतः इसे एक बीजाणुक भ्रूणकोश कहते हैं, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक कहते हैं। और इस प्रकार के जो भ्रूणकोश की है ना
सबसे पहले खोज जो स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने पोलीगोनम नामक प्लांट्स में की थी, इसलिए इस भ्रूणकोश को हम पोलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कहते हैं। अधिकांश एंजियोस्पर्म प्लांट जो हैं जैसे कैप्सुला वगैरह जो हैं उसमें पोलीगोनम टाइप का ही भ्रूणकोश पाया जाता है, अतः ये एंजियोस्पर्म का सामान्य प्रकार का भ्रूणकोश होता है। तो हम आराम से समझ गए हैं इसको कि एक जो है मेगा गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का निर्माण जो है, फीमेल गैमेट्स का निर्माण जो है वो कैसे होता है एक सामान्य प्रोसेस से। एक बार और थोड़ा सा रिपीट कर दूं, आपके इजीली समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले जो है क्रियाशील गुरु बीजाणु है। क्रियाशील गुरु बीजाणु जो होता है उसमें विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन से 2 केंद्रक बनेंगे, 2 केंद्रक विपरीत ध्रुव की तरफ जाएंगे, विपरीत ध्रुव की तरफ जाने के बाद फिर उसमें 2 बार समसूत्री विभाजन होगा, तो 4 केंद्रक बन जाएंगे। 4 केंद्रक एक ध्रुव की तरफ, 4 केंद्रक दूसरे ध्रुव की तरफ चले जाएंगे। इन जो 4 केंद्रक हैं टोटल मिलाकर के 8 केंद्रक हैं, तो 4 जो एक ऊपरी ध्रुव की तरफ हैं, 4 निचले ध्रुव की तरफ हैं। तो ऊपर वाले जो 4 केंद्रक हैं उनमें से कोई सा भी एक केंद्रक, और नीचे वाले जो 4 केंद्रक हैं उसमें से कोई सा भी एक केंद्रक सेंटर में आ जाएगा। तो उन दोनों केंद्रकों को कह देंगे हमें ध्रुवीय केंद्रक, और ध्रुवीय केंद्रक बीच में आकर के द्वितीय केंद्रक का निर्माण कर लेंगे। अब टोटल मिलाकर के 3 केंद्रक ऊपर रह गए, 3 केंद्रक नीचे रह गए, और बीच के अंदर 2 केंद्रक इकट्ठे होकर के द्वितीय केंद्रक का निर्माण कर लिया। तो बीच वाला जो है उससे जब भित्ति निर्माण की प्रक्रिया होगी प्रत्येक केंद्रक के चारों तरफ, यानी कि सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, सेल का निर्माण होगा, तो बीच वाला जो है उसकी तरफ चारों तरफ भित्ति निर्माण होकर के सेंट्रल सेल का निर्माण कर लेंगे। और ऊपर की वाले जो तीनों केंद्रक हैं वो उनकी तरफ भित्ति निर्माण होकर के जो कोशिकाएं बनेंगी उसको प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल कह देंगे। और जो बीजांड द्वार की ओर जो कोशिकाएं बनती है, जो बीच में एक कोशिका होती है बड़ी कोशिका, उसको हमें एक सेल कह देंगे, जो फीमेल गैमेट जो हैं उसको दर्शाती हैं। और 2 जो कोशिकाएं जो साइड में होंगी उनको साइक कोशिकाएं या सिनर्जेट्स को सेल्स कहते हैं। 2 साइक कोशिका और एक जो एग सेल मिलकर के एग एपरेटस या अंड समुच्चय का निर्माण करती है। इस प्रकार जो कंप्लीट जो है ना एक बीजांड जो है उसकी स्ट्रक्चर बन जाती है। और इस प्रकार का जो कंप्लीट जो गैमेटोफाइट्स की प्रक्रिया हुई और पूर्ण जो भ्रूणकोश बना वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रिकीय जो भ्रूणकोश बना उसको हम पोलीगोनम टाइप का भ्रूणकोश कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो खोज थी वो स्ट्रासबर्गर ने पोलीगोनम में की थी। और इस प्रकार के भ्रूणकोश को हम एक बीजाणु भ्रूणकोश भी कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण क्या होता है एक ही क्रियाशील गुरु बीजाणु से होता है। इस प्रकार का जो है सामान्य प्रकार का जो भ्रूणकोश है वो एंजियोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट।